नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूँ सुधांशु रंजन। 31 अक्टूबर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि दो महान शख्सियत से ये तारीख जुड़ी हुई है। 1875 को इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ और इसी दिन 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, यानी उनका शहादत दिवस है। लेकिन आज हम इंदिरा गांधी की चर्चा नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर एक नज़र डालेंगे तथ्यता में। उनका जन्म, जैसा मैंने कहा, 1875 में हुआ था और गुजरात ज़िले के नाडियाड में एक जगह है खैरा, उसी में उनका जन्म हुआ था। और वो मूलतः किसान थे। बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनको एक शौक था कि वे एक बड़ा आदमी बने। और उस समय बड़ा आदमी होने का मतलब होता था वकील। वकीलों का बड़ा रुतबा होता था, तो वकील बनना चाहते थे, इसलिए वकील बने। और 1900 में उन्होंने जो है सो वकालत गोधरा में शुरू की, लेकिन वहाँ उनको ब्यूबोनिक प्लेग हो गया। एक कोर्ट के नाजिर से ही संक्रमण जो है हुआ और उसके बाद बीमार पड़े। बाद में वहाँ भयंकर महामारी शुरू हुई जिसमें वो नाजिर भी बीमार पड़ गया और उसकी बहुत सेवा उन्होंने की। लेकिन 1902 में वे बोरसाड आ गए वकालत करने और एक फौजदारी वकील के रूप में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा हुई। लेकिन वो ये जानते थे कि भारत में बड़ा आदमी बनने के ज़रूरी है कि विदेश की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, और इसलिए उनकी इच्छा थी कि लंदन जाकर के वकालत की पढ़ाई करें। और इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस से काफ़ी पैसे जमा किए और उसके लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाया। तो जो कागजात विदेश जाने के लिए जब डाक से आया, तो वो उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल के हाथ वो कागजात पड़ गए। और उस पासपोर्ट पे जो नाम था वो था विजय पटेल, विट्ठल भाई जावेर भाई पटेल। और विट्ठल भाई का भी संक्षेप में नाम विजय पटेल है, क्योंकि उनका भी नाम था विट्ठल भाई जावेर भाई पटेल। उनके अंदर भी विदेश जाने की इच्छा बहुत दिन से पल रही थी। और जब उन्होंने पासपोर्ट में देखा कि ये नाम तो उनके नाम से भी मिलता है, कोई फ़र्क नहीं है, तो एक बड़े भाई के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, जिसको ज्येष्ठाधिकार या प्राइमोजेनिचर कहते हैं, करते उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि तुम बाद में जाना, इस पासपोर्ट पर मैं ही चला जाता हूँ। और जो पैसे जमा किए थे वल्लभ भाई पटेल ने अपने लिए, वो पैसे भी उनसे ले लिए और साथ ही अपनी पत्नी को भी उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कि इसका ख्याल रखना। और वे उस पासपोर्ट से इंग्लैंड चले गए। वल्लभ भाई पटेल ने उनकी पत्नी को साथ रखा, लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने जो है उसके मायके यानी अपने ससुराल भेज दिया और फिर से वो कमाई में लग गए और पैसे जमा करने लगे ताकि उनकी पढ़ाई इंग्लैंड में हो सके। इस बीच 1909 में जब एक दिन वो अदालत में बहस कर रहे थे, तो उनको एक तार मिला। उन्होंने तार को पढ़ा और चुपचाप जेब में रख करके उन्होंने फिर बहस शुरू कर दी। उस जमाने में तार मिलने का अर्थ होता था कोई बहुत बड़ी दुर्घटना, कोई बुरी खबर है। टेलीफोन तो बहुत कम हुआ करता था, तो लोग तार का इस्तेमाल करते थे और तार आते ही लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। लेकिन सरदार पटेल बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ की स्थिति में थे। उन्होंने तार को पढ़ लिया, फिर जेब में रख करके अपना काम जैसे कर रहे थे करते रहे। बहस आगे होती रही, लेकिन जब बहस खत्म हुई तो जज को ही उत्सुकता हुई और जज ने ही पूछा कि आपको जो तार आया उसमें क्या खबर है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी का निधन हो गया है। बॉम्बे में उनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और उनका निधन हो गया, लेकिन वो बिल्कुल अविचलित अपने काम में लगे रहे। उन्होंने कहा कि एक जान तो चली गई, लेकिन दूसरी जान तो बचा लूँ मैं। यहाँ पे याद आता है बाल गंगाधर तिलक का। उनके साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी। वो अपनी पत्रिका केसरी के लिए संपादकीय लिख रहे थे और उसी समय उनको एक तार मिला। उस तार में उनके बेटे की मृत्यु की खबर थी, लेकिन वे संपादकीय लिखते रहे। संपादकीय लिखने के बाद टूटे हृदय से फिर वो गए अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए। तो ऐसे महापुरुष होते हैं जो इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी कर्तव्य पथ से मुख नहीं मोड़ते हैं और कर्तव्य में लगे रहते हैं। वैसे भी उनको सरदार पटेल को जो है सो शिवाजी और तिलक की परंपरा में ही माना जाता है। खैर 1910 में वे पैसे जमा कर फिर इंग्लैंड गए और जहाज़ में पूरी तरह से जो है सो
यूरोप के प्रभाव में आके भारतीय वस्त्र जो धोती कुर्ता पहनते थे उसको छोड़कर के उन्होंने यूरोपीय परिधान पहन लिया और खाने के लिए भी कांटे चम्मच का प्रयोग करने लगे, यानी जिसको कहा जाए पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति में रंग गए। इंग्लैंड पहुंचे, मिडिल टेम्पल में उनका नामांकन हुआ, लेकिन पैसे की कमी जैसे उनको थी बनी हुई, इस कारण से वे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे और कई मील पैदल चल करके पुस्तकालय जाते थे, वहाँ अध्ययन करते थे। लेकिन इतने अध्ययनशील, परिश्रमी और मेधावी थे कि वे एलएलबी में अव्वल आए, यानी टॉप कर गए, प्रथम श्रेणी में प्रथम। वहाँ उनकी सेहत बिगड़ गई, तबीयत खराब हुई और इस कदर खराब हुई कि डॉक्टर ने कहा कि पैर काटना पड़ेगा, लेकिन एक जर्मन डॉक्टर ने हस्तक्षेप किया, कहा कि नहीं, ऑपरेशन से ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति ऐसी थी कि बिना क्लोरोफॉर्म के इन्होंने ऑपरेशन कराया और फिर कुछ दिनों के बाद वे ठीक हो गए। तो इस तरह से पता चलता है कि कितनी लगन और कैसी जबरदस्त इच्छा शक्ति थी सरदार पटेल की। वापस आने के बाद वो स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। 1917 में ही जो है अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड जो है नगर पालिका बोर्ड के सदस्य वो चुने गए। 1917 में गांधी जी का चंपारण में आंदोलन चल रहा था और उससे वे बहुत प्रभावित हुए। फिर गुजरात में ही क्लब में गांधी जी का भाषण को सुनने का मौका मिला और उस भाषण का भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वे बहुत मुतासिर हुए और एक तरह से गांधी जी के मार्ग पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। उन्होंने अनेक किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें बोरसाट भी है, और जिस आंदोलन से उनको सबसे ज़्यादा यश मिला पूरे देश में, उनका नाम एक नायक के रूप में उभरा, वो था बारडोली सत्याग्रह। वो नो टैक्स कैंपेन चला रहे थे, किसानों को कह रहे थे कि कोई भी कर नहीं दो, क्योंकि किसानों को जो कर देना होता था उसमें बहुत ज़्यादा सरकार ने इजाफा कर दिया था। तो उनके आंदोलन का ये परिणाम हुआ, बहुत दिनों तक चला, 6 महीने से ज़्यादा आंदोलन चला। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए किसानों की ज़मीन भी छीन ली, लेकिन किसान झुके नहीं। पटेल के नेतृत्व में वे आंदोलन करते रहे और अंततः सरकार को ही झुकना पड़ा और वो जो मालगुजारी बढ़ाई गई थी, जो कर बढ़ाया गया था, उसको कम किया गया और किसानों की ज़मीन भी बाद में लौटाई गई। एक दिलचस्प जानकारी यहाँ पर आपको दे दूं कि 1935 में सरदार पटेल की मुलाकात तत्कालीन गवर्नर जो थे मुंबई के लूमले, उनसे हुई और लूमले ने उनको एक प्रलोभन दिया कि आपको प्रीमियर बना देते हैं, लेकिन जो ज़मीन किसानों की ली गई है उसे वापस नहीं किया जाएगा। सरदार पटेल ने दो टूक जवाब दिया कि आप ये प्रस्ताव नहीं पास रखें, मुझे प्रीमियर बनने का कोई शौक नहीं है और ज़मीन तो आपको वापस करनी ही पड़ेगी। इसी बारडोली आंदोलन के दरमियान एक सामान्य कार्यकर्ता ने ही उनको सरदार की उपाधि दी और ये उपाधि जिंदगी भर उनसे चिपक गई और इसी नाम से वे बाद में जाने गए सरदार पटेल। उनकी सादगी भी चौंकाने वाली थी, बहुत ही सादगी, भाषा में भी उतना ही संयम, बहुत कम बोलते थे, बहुत ही ज़्यादा जो है सुनना पसंद करते थे, संक्षिप्त जवाब देते थे। उनकी सादगी कैसी थी इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। 1928 में कांग्रेस का सत्र कोलकाता में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। वे जब वहाँ गए तो उनको जो वॉलंटियर थे पंडाल में, उन्होंने घुसने नहीं दिया क्योंकि उनके पास कोई परिचय पत्र नहीं था। तो अगले दिन वो सदस्यता कार्ड लेकर के गए और अंदर गए, जब पता चला कि यही सरदार पटेल हैं, बारडोली सत्याग्रह के नायक, तो बड़ी भीड़ हो गई उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए हंगामा हो रहा था और वॉलंटियर को बड़ी ग्लानि हुई कि ऐसे महान व्यक्ति को उन्होंने एक दिन पहले आने से भी रोक दिया था। तो ये इनकी सादगी का एक उदाहरण है कि जो आदमी बिना किसी तड़क भड़क के रहता है, कोई दिखावा नहीं करता है, तो किस रूप में उसको लोग लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो सत्र में हुई थी, सभी जो प्रदेश कांग्रेस समितियां थी, पीसीसीज, वहां से प्रस्ताव आया था कि अगला अध्यक्ष पार्टी का सरदार पटेल को बनाया जाए। उस समय 1928 में मोतीलाल नेहरू थे और प्रस्ताव आया था, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा गांधी जी को, उसमें एक चालबाजी भी थी। उन्होंने लिखा, वैसे तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त नाम सरदार पटेल का ही होगा, लेकिन
कांग्रेस का नेतृत्व युवा वर्ग को आना चाहिए, जिसमें जवाहर जैसे लोग हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जवाहरलाल को बनाया जाए, बल्कि जवाहरलाल जैसे लोग हो सकते हैं। युवा के हाथ में नेतृत्व आना चाहिए। और जब युवा वर्ग की बात आती है तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा तो प्रभावशाली जवाहरलाल नेहरू ही थे। और गांधी जी ने 1929 में लाहौर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष का रथ चला था, उसको जिन लोगों ने कंधा दिया था उसमें मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। यानी अपने बेटे के अध्यक्ष बनने पे उनके रथ को मोतीलाल नेहरू ने कंधा भी दिया था। तो किस तरह से अपने परिवार को उन्होंने बढ़ाया, और वो आगे तक ये प्रक्रिया चलती रही। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, बोलने की जरूरत नहीं है, आप जान रहे हैं कि किस तरह से वंशवाद की स्थापना हुई थी। नेहरू और पटेल के संबंधों को लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं कि किस तरह के संबंध थे। पहली बात तो ये कि दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा फर्क था। नेहरू अभिजात्य संस्कृति में पले थे, लंदन में उनकी पढ़ाई हुई, कैम्ब्रिज में, हैरो में, और अंग्रेजी फर्राटेदार बोलने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील के बेटे। लेकिन सरदार पटेल बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। जैसा मैंने कहा, एक जन्मजात किसान थे, इसलिए वो बिल्कुल ही उनका संस्कार अलग था। 1928 से ही उनकी बेटी मणिबेन पटेल उनके सचिव के रूप में काम करने लगी थी, और वो बिल्कुल साये की तरह रहती थी। जितने पत्र आते थे सब पत्र को उनको देना। और सरदार पटेल की खासियत ये थी कि सभी पत्रों को पढ़ करके उसका जवाब लिखवाते थे, हर पत्र का जवाब देते थे। और मणिबेन पटेल उतना ही नहीं, सारे अखबारों को, जो सरदार पटेल की आदत थी पढ़ने की, अखबारों को पढ़ते थे, और रेडियो का जो समाचार बुलेटिन था उसको सुनते थे। तो अखबारों की जो है क्लिपिंग्स भी निकाल करके रखती थी। फिर जो समय बचता था उसमें डायरी भी लिखती थी और चरखे काटती थी, और उससे जो सूत निकलता था उसी से सरदार पटेल के लिए धोती और कुर्ते बनाए जाते थे। और उन्हीं पुराने धोती और कुर्तों से उनकी साड़ी भी बन जाती थी। एक बार तो बल्कि उनकी फटी हुई साड़ी जिसपे कि पैबंद लगे हुए थे, महावीर त्यागी ने मजाकिया लहजे में कहा था, जब भारत आज़ाद हो गया तब की बात है, कि क्या मणिबेन, जिसके बाप ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया हो, क्योंकि 565 रजवाड़ों को उन्होंने मिलाया था, उसकी बेटी की साड़ी फटी हुई, ये क्या बात हुई। तो इस पर हस्तक्षेप करते हुए सुशील नायर ने कहा था कि आपको पता नहीं है कि मणिबेन जो है वो किस तरह से काम करती हैं। वो अपने बाप के लिए सूत काटती हैं और उससे धोती कुर्ते बनाए जाते हैं, और वो जो फट जाते हैं तो उससे साड़ी बनाती है, और वहीं जब फटती है तो उसमें पैबंद भी लगा दिया जाता है। तो इस तरह का सादगीपूर्ण जीवन जो है सरदार पटेल और उनकी बेटी मणिबेन पटेल का रहा। सरदार पटेल तो सेकंड क्लास में ट्रेन में यात्रा करते थे, लेकिन मणिबेन पटेल तृतीय श्रेणी में यात्रा करती थी, लेकिन हमेशा पिता के पास जाकर के उनकी ज़रूरतों की देखभाल भी किया करती थी। तो इस तरह से उनका काम चलता रहा। एक और बात मणिबेन पटेल ने लिखी अपने पिता के बारे में। दुर्गादास ने सरदार पटेल के जो पत्राचार हैं उनका संपादन किया है, 6 खंडों में पुस्तक प्रकाशित है। उसमें एक छोटी सी जीवनी भी मणिबेन पटेल ने अपने पिता की लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पिता जो थे हर व्यक्ति से मिलते थे। सुबह 4:30 से 6:30 वो टहलते थे, और उस समय कोई भी उनसे मिल सकता था, और वो सब की बात सुनते थे, बोलते बहुत ही कम थे, और छोटा से छोटा कार्य करता उसकी मदद करते थे। किसी का इलाज कराना हो, किसी को कोई और ज़रूरत हो, तो उसके लिए सरदार पटेल हमेशा जो है मदद का हाथ बढ़ाते थे और खड़े रहते थे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो शिवाजी और तिलक की परंपरा में आते थे, और काका कालेलकर ने भी ऐसा ही लिखा है, उन दोनों की परंपरा में आते थे। और विनोबा ने तो यहाँ तक लिखा है कि सरकार में पटेल की मौजूदगी के कारण लोगों के अंदर एक सुरक्षा भाव था कि पटेल अगर सरकार में है तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। गांधी जी के प्रति उनका पूर्ण समर्पण था, कभी सवाल नहीं करते थे। हालांकि उम्र में गांधी जी से मात्र 6 साल छोटे थे, लेकिन उनको गुरु ही मानते थे, और व्यक्तिगत रूप से भी वही समर्पण भाव था। साथ ही नीतियों और आदर्शों को भी पूरी तरह से आत्मसात कर चुके थे, जो गांधी जी की नीति और गांधी जी का आदर्श थे। बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं लिखा है कि उनसे ज्यादा वफादार साथी गांधी जी का कोई नहीं था, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो या आदर्शों के स्तर पर हो। बल्कि मैं भी उन आदर्शों को उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाता था, लेकिन सरदार पटेल बिल्कुल ही समर्पित थे। जब सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी, तो जैसा कि आपको पता है कि
जवाहरलाल नेहरू सरकार के मुखिया बने, उस समय प्रधानमंत्री तो नहीं बने थे, वो बने थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। माउंटबेटन आए और वो परोक्ष रूप से माना जाए कि प्रधानमंत्री का ही पद था, लेकिन चूंकि वाइसरॉय थे इसलिए वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाया गया था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था और जो कांग्रेस अध्यक्ष होता वही प्रधानमंत्री बनता, तो इसलिए गांधी जी के वीटो से वे प्रधानमंत्री बने या वाइस प्रेसिडेंट बने थे। सरदार पटेल का नाम अधिकतर प्रदेश कांग्रेस समिति से आया था, लेकिन गांधी जी ने कृपलानी को बुला करके कहा कि तुम जवाहर का नाम रखो। फिर पटेल भी जो है वो तैयार हुए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उनकी अगाध श्रद्धा थी गांधी जी के प्रति और इसलिए वो विरोध नहीं करना चाहते थे अगर गांधी जी ने कोई नाम रखा है तो इस तरह से सहयोग लगातार करते रहे कि दूरियां भी दोनों के बीच बढ़ती रही। दिसंबर 1947 से दूरी कुछ ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि स्टेट्स मिनिस्ट्री जो थी वो सरदार पटेल के जिम्मे थी और इनसे बिना पूछे जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को 20 लाख रुपए जो है ऋण के तौर पे दे दिए। इसमें इनसे कोई पूछताछ नहीं की गई और बाद में जो है कश्मीर का जो प्रभार सरदार पटेल के पास था उसे भी जवाहरलाल ने ले लिया, तो इससे दूरी काफी बढ़ गई। फिर लखनऊ में सरदार पटेल का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने मुसलमानों के ऊपर कुछ सवाल उठाए कि जो कश्मीर को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पर मुसलमानों ने बुलंदी के साथ भारत का साथ क्यों नहीं दिया, तो भारत के प्रति उनका क्या रुख है इसके बारे में वो स्पष्ट करें। तो इस पर भी नेहरू को आपत्ति थी। तो कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे काफी दूरी बढ़ गई थी और मतभेद इतना गहरा हो गया कि 12 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझसे ज्यादा बोझ जो है वो जवाहरलाल पे है और मैं उम्र के कारण शायद उनके बोझ को कम नहीं कर पा रहा हूँ। मौलाना आजाद भी मुझसे संतुष्ट रहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार में बने रहना उचित नहीं है। अगर मैं बना रहता हूं तो केवल ये पद लोलुपता होगी। फिर मणिबेन पटेल ने लिखा है कि 30 जनवरी 1948 जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई, हत्या के ठीक पहले 4 से 5 के बीच मौलाना सरदार पटेल की महात्मा गांधी के साथ बैठक हुई और उस बैठक में दोनों के अलावा सिर्फ मणिबेन पटेल थी। उसमें गांधी जी ने मन बना लिया था कि चूंकि पटेल ने पत्र लिख करके आग्रह किया कि उनको अब सरकार से बाहर जाने का विमुख किया जाए और गांधी जी ने मन बना लिया था, लेकिन माउंटबेटन के दबाव के कारण गांधी जी को अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि माउंटबेटन ने कहा कि सरदार पटेल के पांव जमीन पे हैं और जवाहरलाल नेहरू के पांव बादलों में हैं, इसलिए उनको हटाना बहुत ही गलत होगा और इसलिए गांधी जी ने अपना फैसला बदल दिया। यहाँ पर आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि चाहे विरोध जितना भी रहा हो, लेकिन सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू का हर संकट में साथ दिया और जब अंतरिम सरकार थी उस समय चूंकि उसमें मुस्लिम लीग के भी प्रतिनिधि थे तो वो जवाहरलाल नेहरू को सम्मान नहीं देते थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनको मिलना चाहिए था और इस बात पर पटेल को काफ़ी आपत्ति होती थी और इसलिए उन्होंने हमेशा उनका जो है सो साथ दिया। जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा था कैबिनेट में शामिल होने के सरदार पटेल को, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो एक औपचारिकता है और औपचारिकतावश मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, लेकिन ये इसकी जरूरत नहीं है। इट इज सुपरफ्लुअस बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द कैबिनेट। लेकिन 2020 में 12 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक विवाद खड़ा कर दिया एक पुस्तक विमोचन समारोह में ये कह करके कि सरदार पटेल को मंत्रियों की जो पहली सूची जवाहरलाल ने बनाई थी उसमें उनका नाम नहीं था। वो वीपी मेनन की एक किताब के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। वीपी मेनन सरदार पटेल के सचिव रह चुके थे और उस पुस्तक में कुछ ऐसी बातें थी, इस पर उन्होंने कहा कि पहली सूची में उनका नाम नहीं था। हालांकि जयराम रमेश ने इसका खंडन किया कि ये बात सही नहीं है। कश्मीर के मसले पर भी सरदार पटेल ने पूरा साथ दिया और जो भी बहुत सारे मामले आए जो प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाना था उस मुद्दे पर भी उसमें बहुत सारे ऐसे मौके आए जबकि दोनों के बीच कुछ मतभेद थे, लेकिन हमेशा पटेल ने नेहरू का साथ दिया। 20 फरवरी 1950 को जवाहरलाल ने एक पत्र लिखा सरदार पटेल को जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं बहुत परेशान हूँ। पटेल ने जवाब दिया कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आपकी परेशानी बढ़े और आपकी सहमति के बिना मैं कोई भी काम नहीं करूंगा।
और इस तरह से फिर दोनों की दोस्ती बरकरार हुई, लेकिन 5 दिनों के अंदर ही वो दोस्ती समाप्त हो गई जब जवाहरलाल ने लिखा कि हम दोनों का जो साथ है अब उसकी उपयोगिता लगता है समाप्त हो गई है। यानी उस साथ होने की उपयोगिता पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया और पटेल ने जवाब दिया कि आप और मैं इसलिए साथ हैं कि महात्मा गांधी कहते थे कि ये हम दोनों एक ही गाड़ी के 2 बैल हैं और साथ साथ हम लोगों को चलना चाहिए। कुछ एक मतभेद तो स्वाभाविक होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गाड़ी ही रुक जाए। पटेल इस्तीफा देने का मन बना चुके थे, लेकिन इसी बीच फिर पूर्वी पाकिस्तान जो ही बांग्लादेश है उसमें स्थिति बड़ी भयावह हो गई और नेहरू की जो सरकार है वो भी हिलने लगी थी, क्योंकि भयंकर सांप्रदायिक दंगे वहाँ पर शुरू हो गए, हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया, वहाँ से बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी यहाँ आने लगे। एस दत्ता जो कि विदेश सचिव थे, उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड किया है कि बड़ी संख्या में हत्या की गई, हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ और उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। उसकी प्रतिक्रिया में कोलकाता में भी हिंसा हुई, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर हुई। 10 फरवरी 1950 को ढाका में मुस्लिमों ने बहुत उत्पात किया, 2000 हिंदू मारे गए और उससे अधिक संख्या में लोग घायल हो गए और लाखों लोग जो सैकड़ों साल से वहां रह रहे थे घर बार छोड़ करके वो भागे। स्थिति की विकरालता को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली को टेलीग्राम किया, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल ही लापरवाह था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो फिर जवाहरलाल को पटेल की मदद की ज़रूरत हुई और उन्होंने स्थिति संभालने के लिए सब कुछ पटेल पे छोड़ दिया। फिर पटेल ने जब कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान को धमकी दी तो लियाकत अली भारत आए और नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ। लेकिन जो प्रारूप रखा था उसको पढ़ा सरदार पटेल ने और उन्होंने नेहरू को चेतावनी भी दी कि इसको इस तरह से लिखा गया है जिसमें भारत का नुकसान ही नुकसान है और पाकिस्तान पर कोई आप दोषारोपण कभी नहीं कर पाएंगे, तो इस पर सुधार करने की जरूरत है। लेकिन जो भी हो, नेहरू लियाकत पैक्ट बनाया गया, लेकिन उसके विरोध में बहुत सारे मंत्री खड़े हो गए, खास करके पश्चिम बंगाल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी, तो उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको पाकिस्तान के द्वारा दिए गए भरोसे पर कोई भी भरोसा नहीं था। उसके अलावा हेनरी गाडगिल ने बहुत आलोचना की और जॉन मथाई ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन जॉन मथाई के इस्तीफे का कारण कुछ और था। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू का संसदीय लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, जो कैबिनेट सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार है, कैबिनेट में कोई सामूहिक निर्णय नहीं होता है, जो निर्णय जवाहरलाल लेते हैं वही होता है। अगर यहाँ पर कैबिनेट सिस्टम कभी काम किया तो 1948 में कुछ दिनों के लिए जब नेहरू अमेरिका गए थे और सरदार पटेल जो थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो उन्होंने पूरी तरह से संसदीय मर्यादा और कैबिनेट सिस्टम का पालन किया। शुरू में जॉन मथाई जवाहरलाल के प्रशंसक और पटेल के आलोचक थे, लेकिन बाद में जब काम उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि नेहरू में जो है वो तानाशाही प्रवृत्ति है और कैबिनेट बेईमानी हो जाता है, और उस समय उन्होंने सरदार पटेल की काफी तारीफ की। खैर, जो मैं कह रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के जो स्थिति बिगड़ गई और कोलकाता में बहुत तनाव बढ़ गया, तो सरदार पटेल खुद स्थिति को संभालने कोलकाता गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें 50 संपादक थे। बहुत ही जो है विद्रोह और विस्फोटक स्थिति वहां पर थी, लेकिन सरदार पटेल ने समझाया कि एक मौका जो है सो इस समझौते को दिया जाना चाहिए, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। और आकाशवाणी कोलकाता से भी उन्होंने एक जो है सो देश के नाम संदेश दिया, संबोधित किया, और उसमें यही कहा कि ईमानदारी से एक मौका दिया जाना चाहिए, और इस तरह से उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लाने का काम किया। तो हम देखते हैं कि नेहरू और पटेल के बीच के संबंध जो हैं, हालांकि दोस्ती काफ़ी रही लेकिन काफ़ी तनावपूर्ण हुआ। एक बात मणिबेन पटेल ने और भी लिखी है कि जब नेहरू यॉर्क रोड में रहते थे, जो आज मोतीलाल नेहरू मार्ग माना जाता है, और सरदार पटेल औरंगजेब रोड में रहते थे, जिसे आज APJ अब्दुल कलाम रोड कहते हैं, तो हर दिन मिलते थे और ऐसा होता था कि दोनों बातचीत करते हुए कभी यॉर्क तक वो छोड़ने आ जाते थे, फिर ये वापस औरंगजेब रोड छोड़ने चले जाते थे। मतलब कल्पना करिए कि क्या स्थिति थी कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सड़क पर टहलता हुआ एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे हैं। ये कोई आज की तारीख में कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा के कारण जवाहरलाल तीन मूर्ति चले गए, तो उसके बाद दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया। उससे भी जो है सो दूरी
बढ़ने में जो है एक कारक वो भी बना, ऐसा कहा जाता है। सीडी देशमुख ने भी दोनों के संबंधों में कहा था कि इट वॉज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो दोस्ती थी उसमें सरदार पटेल की भूमिका ज्यादा थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा उदारता दिखाते थे। एमआर मसानी, मीनू मसानी ने एक बार पूछा था सरदार पटेल से उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले कि पूरी पार्टी आपके साथ है तो आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन जाते हैं और नेहरू फिर जो है सो विपक्ष के नेता बन जाएंगे। तो इसके जवाब में सरदार पटेल ने कहा था कि मैं कितने दिन जीऊंगा इसका ठिकाना नहीं है, अगर मैं ऐसा करता हूँ और कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा तो नेहरू वापस आएंगे और वो और भी बुरा होगा। साथ ही नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए महात्मा गांधी ने, जो मेरे गुरु थे, और मैंने उसको स्वीकार किया। तो मैं जब एक बार स्वीकार कर चुका हूं तो मैं फिर अपने उस पक्ष से मुड़ूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे गुरु का वो फैसला था। और ये बात सही है कि उसके कुछ ही दिन के बाद सरदार पटेल का निधन हो गया। उनके जीवन में बहुत सारी बातें हैं, किस तरह से 565 रजवाड़ों को उन्होंने मिलाया, उसके लिए फिर से एक अलग कभी कोई और एपिसोड करेंगे तो विस्तार से आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद 15 दिसंबर को उनका निधन हो गया। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।